हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपने एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए देखने वाले हैं रफ्तार सीरीज की पॉलिटी की तीसरी क्लास, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। इसके पहले की 2 क्लासेस आपने नहीं देखी तो वो प्लेलिस्ट में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद हम अपनी आगे वाली क्लास आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पहले हम देखेंगे आर्टिकल। ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आर्टिकल हम देखते हैं, ये कहा गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो इसमें पहले आर्टिकल में क्या किया गया है कि यह अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, जिसका अर्थ ये है कि भारत के जो भी राज्य हैं वो अविभाजित नहीं होंगे। मतलब कि भारत का कोई भी राज्य किसी को एक विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, सब भारत के अंदर ही रहेंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 1 कहता है। अब आइए बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 पे। तो 2 क्या कहता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या कह रहा है कि यह अधिकार देता है, ये आर्टिकल अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर विदेशी राज्यों को भारत में संघ के रूप में मिला सकते हैं। तो मतलब कि इसमें एक नया आर्टिकल ये कहता है कि इसमें कोई भी एक नया स्टेट जोड़ सकते हैं, एक नया राज्य बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 2 कहता है। तीसरा आर्टिकल देखते हैं हम अपना। तो तीसरा आर्टिकल क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टेंट स्टेट। तो ये आर्टिकल हमसे ये कहता है कि मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों को, सीमाओं और उनके नामों को बदलने का अधिकार देता है। तो जैसे कोई भी स्टेट है, उसके नाम को बदल सकते हैं या फिर उसकी बाउंड्री को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो पहले दोनों ये एक ही स्टेट थे, फिर तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। तो ये आर्टिकल नंबर 3 से ही किया गया था। इसी तरह हम देखते हैं चौथा आर्टिकल, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चौथा आर्टिकल में क्या बोला गया है? लॉज़ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट इंसिडेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो ये क्या बताता है? अनुच्छेद 4 हमें ये बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए जो भी कानून हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएँगे। तो 2 और 3 का जो बनाया गया कानून है, वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएँगे और इन कानूनों को पारित करने के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। तो ये कानून को बस पारित करने के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, जो आर्टिकल नंबर 4 में दिया गया है। तो आप बेसिकली इतना समझें कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत बनाए गए कानून हैं, वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएँगे। आइए बढ़ते हैं अब अपने पीवाईक्यूज़ पे, क्वेश्चन आंसर पे, और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे गए हैं। तो हमारा टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना था? तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। यह राज्य भारत के हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्र से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ तेलुगु भाषियों की भूमि है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि तेलंगाना जो राज्य है वो किससे अलग होकर बना, किसी स्टेट से, तो वो आंध्र प्रदेश स्टेट से अलग होकर बना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो निम्नलिखित में से कौन प्रभारी होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है उपराज्यपाल। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नीचे आप देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री की उपस्थिति के अनुसार केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी उपराज्यपाल अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियंत्रित होता है। तो अगर केंद्र में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराज्यपाल संभालेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन में हुआ। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात जो राज्य है, स्टेट है, उसका गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1960s में हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था 1960 में। नीचे आप देख पा रहे हैं कि सन 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन किया गया था।
1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। और इसी तरह 1972 में मेघालय हुआ था, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। इसी तरह नागालैंड का जो गठन है वो 1963 में हुआ था, 1963 में। और 1966 में 3 राज्यों का हुआ था, जो कि है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और फिर 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने की कौन अधिकृत है? मतलब कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये हो जाएगा संसद। तो संसद में पहले कानून पास होगा, फिर संसद ये फैसला लेगी कि हमें इस राज्य से जो है सीमा को बढ़ाना चाहिए या फिर घटाना चाहिए। तो ये किसके कंट्रोल में होता है? तो ये संसद के कंट्रोल में होता है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में जो आर्टिकल 3 है, उसमें राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जिनके अनुसार संसद कानून बनाकर निम्नलिखित कार्य कर सकती है। तो संसद किस तरह के कार्य कर सकती है, वो आप देख रहे हैं कि वो जो है नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र में घटाना भी कर सकती है, और किसी राज्य की सीमाओं को बदल देना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर देना। तो हाल-फिलहाल में आपने देखे होंगे कि कई जगहों के नाम बदल गए हैं, और तो वो फिर किस वजह से हुआ है? आर्टिकल 3 की वजह से ही हुआ है। पहले संसद में कानून पास होता है और फिर इस वजह से ये सारे फैसले हमें देखने को मिलते हैं कि कई राज्य के नाम बदल जाते हैं और कई जगह के भी नाम बदले गए हैं। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन-सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो कौन बना था? वो मैंने आपको बताया, वो बना था तेलंगाना। किससे अलग होकर? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो है, वो भारत का 2014 में 29वां राज्य था। तो भारत जो 2014 का भारत था, उसमें 29 राज्य थे। हाल-फिलहाल में अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी 28 स्टेट ही हैं। आप अच्छे से इसको याद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, जो कि है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि जो हमारा इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसी तरह आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि भारत की संसद के विधि द्वारा ऐसे निर्बंध हुआ शर्तों पर हैं जो कि ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 2 में हमसे ये बताया गया है कि भारत चाहे तो किसी भी राज्य को नए तरीके से बना सकता है या फिर किसी भी राज्य को अपने अंदर भारत ले सकता है। तो ये आर्टिकल 2 के अनुसार होता है। फिर इसी तरह है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 अभी मैंने आपको बताया, इसके तहत नए राज्य का निर्माण हो सकता है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या फिर उनके नाम में परिवर्तन हो सकता है, जो कि भारतीय संसद विधि द्वारा कर सकती है। मतलब संसद में पहले कानून बनेगा, फिर जो मौजूदा राज्य है हमारा, उसका नाम चेंज हो सकता है, नाम बदला जा सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। तो यही होता है। और आर्टिकल 4 आता है हमारा, अनुच्छेद 4 है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुवांशिक और परिमाणगतिक विषयों का उपबंध कराने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई हैं। ये विधियाँ इसी 4 के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो किए गए संशोधन हैं, वो अनुच्छेद आर्टिकल 368 के संशोधन के अनुसार पूर्ण रूप से नहीं माने जाएँगे। मतलब कि उस समय जो संशोधन हुआ था आर्टिकल 368 में जो संशोधन हो सकते हैं, वो 2 और 3 में नहीं लागू होंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आर्टिकल 2 और 3 उन सभी जो संशोधन होंगे आर्टिकल 368 से, उससे अलग होंगे। 2 और 3 उसमें नहीं शामिल होंगे। तो ये आर्टिकल 4 में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सन में उड़ीसा भारत संघ के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अभी भी है। तो इसमें आपसे उड़ीसा के बारे में पूछा गया है कि उड़ीसा जो है वो भारत में कब शामिल हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1950 में। तो नीचे आप देख पा रहे होंगे, उड़ीसा राज्य भारत उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आगे चलकर सन 1950 में उड़ीसा भारत के संघ में स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हो गया था।
आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना। तो भारत का हिस्सा 1949 में कौन बना था? तो वो त्रिपुरा बना था। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि 1949 में भारत का हिस्सा ऐसा कौन-सा राज्य बना? तो वो त्रिपुरा बना था। स्वतंत्र भारत के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना तथा 1 जुलाई 1963 ईस्वी को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखें कि पहले जो त्रिपुरा है वो 1949 में भारत का हिस्सा बना, फिर 1 जुलाई 1963 को इसे केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जो है हिस्सा दिया गया। फिर आगे चलकर 21 जनवरी 1972 को 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? भाग 8 हो जाएगा। तो भाग 8 जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 229 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? ये भाग 8 हो जाएगा, अनुच्छेद 239 से 242 तक हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। तो किसका गठन किया गया था? तो ये किया गया था मेघालय का। तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। ये आप अच्छे से याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो आप नीचे देख पा रहे होंगे कि मेघालय, अभी मैंने आपको बताया 21 जनवरी 1972 को, तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को, उड़ीसा 26 जनवरी 1950 को और गोवा जो है 30 मई 1987 को हुआ था। और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि 21 जनवरी जो है 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो कि है, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को देश और भारत संघ का सबसे छोटा राज्य के रूप में बनाया गया था। कौन-सा? तो 29वां राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना गया था? तो सिक्किम भारत का कब राज्य बन गया था? तो 1975 में सिक्किम जो है, वो भारत का एक राज्य बन गया था। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि 1975 ईस्वी को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को यह सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। तो सिक्किम जो है, भारत का एक राज्य बन गया था। वो कौन-सा ईयर था? तो वो 1975 ईयर था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि सिक्किम जो है, वो पहले जो है सह राज्य बना था और फिर उसके बाद 1975 में ये पूर्ण रूप से भारत का राज्य बन गया था। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो किस वर्ष जो है गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो ये था हमारा 1967 में। तो 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया था। यह संपूर्ण देश में करवाया गया था। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा को महाराष्ट्र में विलय करने के विरुद्ध था। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि पहले कहा जा रहा था कि गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय कर देते हैं, पर इंदिरा गांधी के जो है प्रधानमंत्री काल में गोवा ओपिनियन पोल कराया गया और ये संपूर्ण देश में करवाया गया था और उसमें लोगों ने बोला कि नहीं, गोवा को महाराष्ट्र में नहीं मिलाना चाहिए। तो ये वो जो है, गोवा इस समय भी महाराष्ट्र में विलय नहीं हुआ और उस समय से अभी तक गोवा एक स्वतंत्र रूप से एक राज्य का दर्जा इसे प्राप्त है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो, जो कि आज का हमारा टॉपिक था यूनियन एंड हिज स्टेट टेरिटरी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लेके आते रहेंगे, जो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।